बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मैंने कहा डेढ़ होशियारी गले पड़ गई, तावीज़ उल्टे पड़ गए। तहरीक इंसाफ के सियासी ताबूत में क्या आखिरी कील ठोंका जा रहा है, इसके ज़िम्मेदार ख़ुद इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। और ये चक्कर क्या है, कोई पाबंदी ज़ेर गौर है, इस सब पे बात करेंगे। और इमरान खान को हमने लाइव क्यों नहीं दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जारी कर दिया है और बता दिया है। एक लिस्ट जो कल से वायरल हुई है सोशल मीडिया पर कि ये वो सहाफ़ी हैं कि जिनको मलिक रियाज़ ने पैसे दिए, बाकायदा उनको 19-20 लोग हैं, कितने उनके नाम लिखे हुए हैं। बैरिया टाउन के वो लेटर हेड पर वो लिस्ट, उसका अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, इन अकाउंट से, इन बैंक से, और साथ ही और तो और वो स्विफ्ट नंबर भी, सब कुछ कि यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुआ है, किसको कितनी रकम ट्रांसफ़र हुई है, वो सारा कुछ वो भी उसमें लिखा हुआ है। इस पे भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक वाटर प्रोजेक्ट और एक कुर्बानी प्रोजेक्ट, यानी एक पानी प्रोजेक्ट और एक कुर्बानी प्रोजेक्ट। तो ये नंबर डिस्प्ले हुआ है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और ये मैं सबसे पहले इसको पॉइंट आउट करूँगा कि कल बड़ी अजीब व गरीब ख़बर पड़ी। जैसे हम आम तौर पे सुनते हैं ना कि भाई सबसे ज़्यादा करप्शन एंटी करप्शन करता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा करप्शन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करता है। वही बात सामने आई। सिंध के चेयरमैन एंटी करप्शन, वो ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर हैं, यानी पुलिस सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर हैं। उन्होंने ख़त लिखा, उनका नाम है फ़रत अली जुनेजो। उन्होंने ख़त लिखा मोहम्मद बख्श मेहर साहब को, जो कि एंटी करप्शन के वज़ीर हैं। उन्होंने कहा सर, एक डायरेक्टर भी यहाँ महकमे में मिला हुआ है, एक बाहर से एक बंदा है प्राइवेट, वो भी मिला हुआ है, और एंटी करप्शन बाकी महकमों से 6 से 7 करोड़ रुपए माहाना ले रहा है। उन्होंने कहा मुझे भी अपने हिस्से का लिफाफा दिया गया, जो कि मैंने वापस कर दिया। यानी इनका मुंह भी चुप कराना चाहते थे, बंद कराना चाहते थे। उन्होंने कहा वो लिफाफा मैंने वापस कर दिया। और उनको कहा कि वो जो प्राइवेट शख्स, ज़राए बता रहे हैं, वही जो प्राइवेट शख्स है, वो सूबाई वज़ीर, वही जो एंटी करप्शन के वज़ीर हैं, मोहम्मद बख्श मेहर, उनके करीबी दोस्त हैं या उनके फ्रंट मैन हैं। वो जनाब वो कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद, ये फ़रत अली जुनेजो साहब ने कहा कि जी ये 6 से 7 करोड़ मुख्तलिफ़ महकमों से ले रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर से 15 लाख, सर्कल अफसर से 10 लाख रुपए माहाना रिश्वत मुकर्रर कर रखी है। अब आप ज़रा हालात तो देखें, ये एंटी करप्शन का हाल है, ये सिंध का हाल है, ये माशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का हाल है। मैं आम तौर पे कहता रहता हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं आम तौर पे कहता रहता हूँ कि इस सारे फड्डे में, इस सारे तनाज़े में, इस सारे शोर शराबे में पीपल्स पार्टी बड़े सुकून में है। भाई आपने नाम सुना होगा तो जी नून लीग, उधर से नाम सुना होगा तो PTI, इमरान खान वर्सेस नून लीग। वो कोने में बैठ के उन्होंने आईनी पोजीशंस भी सारी अपनी, सदर और साथ ही जो है ना डिप्टी स्पीकर, उधर से चेयरमैन सेनेट, उधर से 2 गवर्नर, वो आराम से ले लिए और मज़े कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और हालत ये है कि यहाँ एंटी करप्शन का जो सरबराह है, जो चेयरमैन है, वो ख़त लिख रहा है कि सर आप वज़ीर को कह रहा है, और वो ये भी बता रहा है कि कौन ले रहा है ये सारा कुछ, और 6 से 7 करोड़ एंटी करप्शन, सबसे ज़्यादा करप्शन। ये गज़ब है, इससे बड़ा गज़ब हो नहीं सकता कि सबसे ज़्यादा करप्शन एंटी करप्शन में हो रही हो। चलें जी, इन्ना लिल्लाह पढ़ने। वैसे आप आ जाएं तहरीक इंसाफ में। इससे पहले मैं बताऊंगा कि वो फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि इमरान खान को लाइव क्यों नहीं दिखाया। तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने वो फ़ैसला लिखा है। उन्होंने कहा ये कभी इम्कान था इस बात का कि अगर हम इमरान खान को लाइव दिखाएं तो वो अपना ज़ाती मकासद के लिए इस फोरम को इस्तेमाल करेगा, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा और तकरीर शुरू कर देगा। वो कहते हैं वही हुआ
हालांकि वो लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं थी, लेकिन वही हुआ कि चूँकि इमरान खान इस कोर्ट के वकील भी नहीं थे, वो तो एक मुद्दाई थे, और वो जनाब वो कोर्ट के वकील भी नहीं थे, और वो साथ जो है ना एक पार्टी थे चलो, और वो उन्होंने वही अपने सियासी मकासद, वही तकरीर शुरू कर दी, वही इधर उधर की केस से हट के बातें शुरू कर दी, उन्होंने जेल वालों के गिले शिकवे करने शुरू कर दिए, और उन्होंने कहा कि देखें जो, और वाकई ऐसा ही है कि जो केस अदालत के सामने नहीं होता वो उसे उस वक़्त नहीं सुन सकती। ये कोई भी कोर्ट हो, आप अगर उस केस के अलावा हट के बात करेंगे तो वो उनको कहते हैं कि आप इसके लिए अलग से पटिशन दायर कर दें, इसके साथ हम नहीं सुन सकते, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो अदालत के सामने केस या मुकदमा होता ही नहीं उसको तो हम वैसे नहीं सुन सकते। उन्होंने जेल वालों के गिले शिकवे शुरू कर दिए, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये, और साथ ही ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपने फैसले में, उन्होंने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो अचानक आई इस केस में, और उन्होंने कहा ये लाइव दिखाया जाए। इससे पहले वो इस केस में ना कोई पार्टी थी, ना कोई उनका कोई ताल्लुक़ था, ना वो पहले केस में तशरीफ़ लाए, कोई भी अचानक आई, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी कि जी ये अवामी मफाद का मुकदमा है और आप इसे लाइव दिखाएं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल अवामी मफाद का नहीं है, ये इस तरीके के मुकदमात जो हैं ये सियासी मफाद भी इसमें इन्वॉल्व है, ज़ाती मफाद भी। और इमरान खान ने वही तकरीर शुरू कर दी, और वो अपनी प्रोजेक्शन चाह रहे थे, वो अपनी यानी मशहूरी चाह रहे थे, और अपनी प्रोजेक्शन चाह रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए कि जी मैं अपनी पॉइंट स्कोरिंग करूं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट स्कोरिंग लिखा, तो वो अपने यानी वोटर को, सपोर्टर्स को गरमाना चाह रहे थे, और वो पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे थे, इस वजह से उसकी इजाज़त नहीं दी गई। एक कमेटी, मैं तो कुर्बान जाऊँ जस्टिस अतर मिनल्लाह आल मरूफ काले भोंड पर, तो वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने इख्तलाफ भी किया फैसले से, इस फैसले में भी लिखा कि उन्होंने इख्तलाफ किया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी कमेटी बनाई, एक जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब और एक मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, इन 2 पर मुश्तमिल, और उन्होंने रूल्स बनाने थे। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी रूल्स बनाने पड़ेंगे। अक्टूबर 2023 की ये कमेटी बनी हुई है लाइव स्ट्रीमिंग की, कि किस केस को लाइव दिखाया जाए, किस को ना दिखाया जाए। अच्छा, अब जो रूल्स बनाने थे और वो रूल्स अभी तक नहीं बन पाए। भाई जब रूल्स नहीं बन पाए तो आपने इख्तलाफ कर दिया फैसले से, रूल्स बनाने वाली कमेटी में आप खुद थे और आपने फैसले से इख्तलाफ कर दिया। और कल को जब नवाज शरीफ का केस गया आपके सामने, तो आपने कहा इनके कौन से हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, उनको तो दिखाने का आपने कहा कि कोई भी मुतासर नहीं हो रहे, इनको लाइव न दिखाया जाए, और इनके बयान, इनका तस्वीर, इनकी तकरीर, इनकी तहरीर कुछ भी न दिखाया जाए। और फिर आपने कैदी नंबर 804 की वकालत शुरू कर दी जज की कुर्सी पे बैठ के, और कहा कि जी इनको तो लाइव दिखाएं। ये क्या, ये जो दोहरे म्यार हैं, ये सियासी काले भोंड इस तरीके से तो नहीं चलेंगे। तो वो बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। इमरान खान ने भाई अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारी है, अब सारे डिफेंसिव हुए हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ज़ेर गौर है काबीना में। ख़ुद वज़ीर कानून ने भी कहा, उन्होंने भी कहा वज़ीर कानून ने कि तहरीक, हम नहीं कुछ करेंगे, तहरीक इंसाफ ख़ुद अपने ऊपर पाबंदी लगवाएगी। पाबंदी तो लगती है या नहीं लगती, या कब लगती है, या कैसे लगती है, या क्या सूरत हाल होती है, लेकिन इमरान खान ने अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारी है। ये जो वीडियो जारी की है, अब इसमें FIA हर एंगल से वो कर रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ ज़राए कह रहे हैं कि ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस इमरान खान ने दी। कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इस एंगल पे भी तहकीक हो रही है कि कहीं इमरान खान के पास कोई लैपटॉप तो नहीं है यहाँ पर। FIA इस एंगल पर भी तहकीक कर रही है। और साथ ही मैं कहता हूँ, मैं कुर्बान जाऊँ कि वही इदारे और वही सारी चीज़ें, और इमरान खान ने ये कहा कि यहाँ एक कर्नल साहब हैं और किसी को मिलने नहीं देते, और उनकी वहाँ जेल के अंदर से भी तस्वीरें बाहर आ जाती हैं, पता नहीं वो कर्नल साहब उस वक़्त क्या कर रहे होते हैं, और बाकी उनके ट्वीट्स भी हो जाते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाती हैं उनको, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद जनाब ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने वो उनकी वीडियो शेयर की, और वीडियो जब अपने ट्विटर अकाउंट से या X अकाउंट से शेयर हुई तो उसमें शेख मुजीब और याह्या खान का मवाजना तो जो हुआ,
उनकी वो भी हुआ जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, लेकिन आखिर पर जब जनरल आसिम मुनीर को दिखाया गया वो एक बहुत बड़ी बात थी, वो कि जी जंगल का बादशाह, और उनको भी उसी तरीके से जनरल याह्या के साथ मिला दिया गया और उनको भी उसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया। अब उसके बाद वो बिलों में घुस रहे हैं, वो छुप रहे हैं इस इंक्वायरी में। अब इस इंक्वायरी में वो बैरिस्टर गौहर को भी बुला लिया उन्होंने, FIA ने रऊफ़ हसन को भी बुला लिया, उमर अयूब को भी बुला लिया। भाई कैसे नहीं पता आपको? एक में कोई सुन रहा था, गालिबन कौन सी एंकर थी, वो उन्होंने कहा कि आपको तो इतना भी पता होता है। रऊफ़ हसन साहब कहते मुझे तो पता ही कोई नहीं था वीडियो आई कौन सी है। अब ड्रामेबाजियाँ देखें, ये आप जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आप देखें, ये ड्रामेबाजियाँ देखें, ये नाटक देखें, पूरा भौचाल मच गया है। इस साहब को पता ही कोई नहीं था कि वो कोई वीडियो भी आई है इस तरह की या नहीं आई, और ये वीडियो किधर आई है, और वीडियो सब ने रीट्वीट करनी शुरू कर दी। और इनको वो कहता है जी मुझे वो खुसरो ने मारा था, तो मैं तो असल में अपने उस क्राइसिस में मशगूल था, तो मैं तो ये था वो। आप रोज़ आके टीवी पे इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप मतलब वो उस सवाल से। अब उसके बाद जो है ना वो ये कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो एंकर को कह रही थी कि वो उन्होंने बड़ा अच्छी बात की, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा आपको ये पता चल जाता है, आपके पास ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं कि पिंकी पीरनी के और इमरान खान के खाने में बारीक के 3 कतरे मिल गए हैं, फलां जो है ना ये इस टॉयलेट वो मवाद के 2-3 कतरे मिल गए हैं। आपने वो पता कर लेना है। आपको ये पता नहीं कि ये वीडियो आ गई है और वीडियो चल भी गई है, पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया है, यहाँ पर भूचाल आ गई है, आपने उस वीडियो में टारगेट किया आर्मी चीफ को, आपको पता ही कोई नहीं है कि वीडियो कब आई है और कैसे आई है और वीडियो लगी कैसे और किसने लगाई है। आप इतने मासूम बन गए हो। आपको ये पता है कि फलां बारीक के 3 कतरे मिल गए हैं उनके खाने में, ये पता नहीं है कि वीडियो आ गई है। बहुत ही हैरत की ये ऐसे 2 नंबरे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही है और वो केस है ये अपना फुल कोर्ट बन गया है, फुल कोर्ट बेंच बना दिया है काजी फ़ायज़ ईसा ने। 13 रुकनी बेंच, गालिबन मुसर्रत जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा नहीं है, उनको दिल की तकलीफ़ है, अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, वो नहीं है। बाकी जितने अवेलेबल जजेस हैं 13 जजेस फुल कोर्ट बन गई है और वो सुनेगा। ये जो मामला नहीं था मखसूस सीटों वाला, ये जो मखसूस सीटें भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली, तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो स्टे भी दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इनको नहीं मिलनी और वो सीटें तकसीम हो गई थी। अब दोबारा तकसीम हुई वो रुक गई हैं बाकी जमातों में। तो अब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट और काजी फ़ायज़ ईसा ने फुल कोर्ट बेंच बना। अभी तक ये सारे के सारे चीख रहे थे और जी फुल कोर्ट बेंच बनाए। यहाँ पर वो इसमें फ़ौजी अदालतों के सिलसिले में भी एक एक बंदा इनका चीख रहा था, एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा से फुल कोर्ट बेंच बनाए। और हर वकील कहता है जी बिल्कुल फुल कोर्ट बेंच बनाएं, और कहा जाता है कि वो फलां सन से पहले तो हर केस में फुल कोर्ट बेंच बनता था, ऐसे हर केस में अब भी फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। अब काजी फ़ायज़ ईसा ने जैसे ही फुल कोर्ट बेंच बनाया तो इनके पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो गई। जैसे अब इनको फुल कोर्ट बेंच अब नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो कुछ 6-7 जजेस सीनियर मोस्ट पे बन जाएं, इनका मकसद हल हो जाए, फुल कोर्ट बेंच इनको नहीं। भाई फुल कोर्ट बेंच आपको क्यों नहीं चाहिए? अब रऊफ़ हसन साहब बैठ के वो जो कहते हैं ड्रामेबाज, वो वही जो खुद ड्रामेबाज नाटक वाला, वो खुद जो कहता है कि जी मुझे तो पता ही कोई नहीं है वीडियो आई कौन सी और लगी कौन सी, मैंने तो देखा ही कोई नहीं है, वीडियो ने तबाही फेर दी है और उन्होंने देखा ही कोई नहीं है कि वीडियो कौन सी है। वो कहता है जनाब कि मैं जो है ना, अब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें तय पाया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हमारे केसेस ना सुने। आपका सारा हर दूसरा केस पहुंचा होता है अदालतों में, आपने अदालतों के बाकी सारे केसेस पेंडिंग करा के तमाशा लगाया हुआ है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा तुम्हारे केसेस ना सुने। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग कर देते और तुम भंगड़े डालते, फिर तुमने ये नहीं करना था, तुम्हारे केसेस वो नहीं सुनते। लेकिन अभी तक वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वो जनाब अगर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग करते और आप वो शर्ट के और बटनों के और बालों के और मुंह के और नाक के और पता नहीं क्या क्या उनके ये तमाशे करते और सारे केस को भूल के पूरे के पूरा उन्होंने आपने यही तमाशा लगाना था, तो फिर वो ठीक था,
फिर वो केसेस भी सुनते, वो सब कुछ करते, लेकिन वो ये नहीं हुआ तो फिर अब वो केसेस ना सुनने। तुम्हारी बदमाशी चली है जैसे, ना तो कादी फैज ईसा अंडर प्रेशर आएगा, मैं आपको ये बता दूं, और ना ही हाफिज साहब अंडर प्रेशर आएंगे। भाई मैं बहुत तनकीद करता होता हूँ, सबको पता है, सब पे करता हूँ। एक बात मैंने एक दोस्त को बताई, उन्होंने कहा यार ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये टच स्टोन है, ये पैमाना है। मैंने कहा ये पैमाना है, आप याद रखिएगा। एक तो खान साहब ने अपने सियासी ताबूत में आप आखिरी कील ठोंक दी, अब उन पर तनकीद हो रही है। भाई आप वही वाली बात है कि दोबारा मारो ना, एक थप्पड़ मारा तो दूसरे दोबारा मारो, मैं तुम्हें फिर देखता हूँ। उन पे तनकीद हो रही है बाकायदा, इस्टेब्लिशमेंट पे, बाकायदा कोर कमांडर्स पर, बाकायदा आर्मी चीफ पर, कि अभी तक इनका सियासी मिलियामेट क्यों नहीं किया गया, अभी तक यूथिया वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं आई। ये उन पर तनकीद और बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब ये इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, ये एंटी स्टेट हो गए हैं, रियासत के ख़िलाफ़ हो गए। मैंने एक कुलिया बनाया, मैंने कहा यार आप हाफिज़ साहब पे भले जो भी तनकीद कर लें, कर सकते हैं, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद ना हो, लेकिन पॉजिटिव तनकीद। मैं तो नहीं रुकता कभी भी, आपने देखा मैं तो मुख्तलिफ हवालों से तनकीद करता हूँ। लेकिन मैंने कहा एक बात है, अगर अभी तक हाफिज साहब मलिक रियाज के हथे नहीं आया ना, इसका मतलब है यार ये बंदा करप्ट नहीं है। अगर अभी तक आर्मी चीफ उनकी मलिक रियाज से बिगड़ी हुई है ना, ये पैमाना है, ये टच स्टोन है, ये लिटमस टेस्ट है कि जो मलिक रियाज के हथे चढ़ गया वही बंदा करप्ट है। आप जनरल कियानी को देखें, उनका भाई, किसी का साला, किसी का बेटा, किसी का फ्रंटमैन, किसी का कोई मलिक रियाज के हथे चढ़ा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जब से मलिक रियाज अपीयर हुआ है, कभी आपने देखा कि उसकी आर्मी के किसी जर्नैल से बिगड़ी हो, या आर्मी चीफ से बिगड़ी हो, या आर्मी से या एस्टेब्लिशमेंट से उससे बिगड़ी हो? अगर बिगड़ी है वो तो अरबों नहीं बल्कि अरबों डॉलर देने के लिए तैयार होता है। वो तो लोगों को अरबों में ख़रीद लेता है, चाहे वो जनरल हो या जजेस हो या कोई भी हो, तो अरबों में ख़रीदता है, ठीक है ना। तो वो तो अगर अभी तक हाफिज साहब मलिक रियाज के हथे नहीं चढ़े ना, और मलिक रियाज से उनकी बिगड़ी हुई है ना, और मलिक रियाज को जाए पनाह यहाँ नहीं मिल रही और वो दुबई भागा हुआ है, यार एक बात मैं आंखें बंद करके पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हाफिज साहब करप्ट नहीं है। बस ये वाली बात है। बाकी आप भले जो उन पे तनकीद करें, किसी काम पे करें, कर सकते हैं, ये बंदा करप्ट नहीं है। बहरिया टाउन एक कल से एक लिस्ट आई हुई है और वो कह रहे हैं कि जनाब जो लिस्ट है ये बहरिया टाउन ने जारी की। अब तो खैर मलिक रियाज की अपने अकाउंट से ही उसकी तरदीद आ गई है। उन साहब ने कहा कि जी ये फ़ेक लिस्ट है, ये फ़ेक बहरिया टाउन का ये जो है, लेकिन मैंने भी उसमें बहुत सारों के नाम हैं। उसमें जनाब हामिद मीर साहब का नाम है, अल्लाह बख्शे अरशद शरीफ साहब का नाम है, उसमें इनका नाम है जावेद चौधरी साहब का, उसमें आफ्ताब इकबाल साहब का, उसमें आसमा शिराजी साहबा का, उसमें मुबशर लुकमान का, उसमें मेहर बुखारी का, उसमें बहुत सारे 19-20 लोग हैं कोई, उसमें मुनीफ फारूक साहब का, उसमें बहुत सारे, सोहेल बड़ाई साहब का, हामिद मीर साहब का वगैरह। कल मैंने आसमा शिराजी साहबा से बात की कि ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा नकवी साहब ये वही चक्कर है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं और ये हर दफ़ा ये लिस्ट आ जाती है। तो मैंने कहा ये लिस्ट कौन जारी करता है? उन्होंने कहा जी ये लिस्ट हमें ये शक है कि ये खुद ही जारी करते हैं। अब चूँकि आजकल PTI वालों के अब्बू हैं मलिक रियाज, इस वजह से ये तमाशा, और मैंने मलिक रियाज के ख़िलाफ़ 3-4 प्रोग्राम भी कर दिए। वो कहते हैं दिखाएं ना, वो वीडियो दिखाएं। वो तो कहते हैं कि जी मलिक रियाज जिनको देता है उनकी वीडियो भी बनाता है, ज़रूर, ठीक है, और वो दिखाएं, वो वीडियो दिखाएं। मैं तो हैरान हूँ कि ये साथ उन्होंने बैंक अकाउंट्स लिख दिए, स्विफ्ट नंबर तक लिख लिए, ब्रांचेस लिख ली, और ये जनाब अपना उन्होंने पूरे, मैं तो हैरान हूँ, ये आप अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने ये लिख दिए। मैं बड़ा एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल कि ये ख़ुद क्यों ये तरदीद भी कर देते हैं, और हर 6 महीने के बाद ऐसी लिस्ट भी आ जाती है, और ये लिस्ट आती है और फ़लाँ ने पैसे लिए हैं और ये फ़लाँ ने पैसे, और फिर उसके बाद तरदीद आ जाती है उस लिस्ट की। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इस लिस्ट में ये नहीं है कि सारे बेगुनाह हैं, कुछ कसूरवार भी हैं, जी हाँ, कुछ के हाथ रंगे हुए हैं, और मलिक रियाज साहब के कुछ के हाथ रंगे हुए हैं जी। और ये जो मुबशर लुकमान और मेहर बुखारी के बाकायदा क्लिप्स आए थे,
वो जो ऑफ द रिकॉर्ड क्लिप्स होते हैं, वो प्रोग्राम चल रहा हो ना, तो बीच में ब्रेक में भी उसे रोकते नहीं है उस प्रोग्राम को, क्योंकि वो अगर रोके तो वो फिर टेक्निकल वालों का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक हो गया ना, वो कैमरे ऑन रहते हैं, अगर उसको रोक दें दोबारा ऑन कर दें तो फिर वो टेक्निकल वालों का ना काम बड़ा बढ़ जाता है। वो ब्रेक में कोई नहीं उसको रोकता नहीं है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव हो, जो भी हो प्रोग्राम, कैमरे ऑन रहते हैं। तो अब उसमें कैमरे ऑन थे तो मलिक रियाज का इंटरव्यू कर रहे थे मुबशर लुकमान और महर बुखारी साहबा, वो सब ने देखा, पूरी दुनिया ने, कि जी पूरा हिस्सा मांग रहे थे वो उनसे, पूरे शेयर मांग रहे थे, पूरा इनाम मांग रहे थे। तो वो ऐसी बात नहीं है कि जी इस लिस्ट में सारे बेगुनाह हैं, जी हाँ सारे बेगुनाह भी नहीं हैं। कल आसमा शिराजी साहबा से बात हो रही थी तो वो भी कह रहे थे कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सब बेगुनाह हैं, कुछ ने इसमें पूरे हाथ रंगे भी हैं और सर कढ़ाई में भी दिया है और पांचों घी में भी डाली हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये बाकियों के जो हैं वो कहते हैं हम चैलेंज करते हैं, इसको सामने लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक तो गए, अब इससे ज़्यादा आगे कहाँ जाएं। तो बात ये, अब मसला ये है कि ये अब उन्होंने रीट्वीट की मुतअद्दिद अकाउंट से। अच्छा, ये इतना हैवी प्रोपेगंडा होता है, इतना हैवी प्रोपेगंडा, आप यकीन कीजिए मुझे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने भिजवाई व्हाट्सएप पे, और मुझे बहुत सारे सहाफ़ियों ने, लो जी ये इनकी आ गई, ये जो नाम नहाद एंकर्स हैं, ये हैं वो हैं, इनका ये देखो जनाब इन्होंने लिए हुए पैसे, ये किया है वो किया। तो वो बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी बातें, और वो कहते हैं कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट तक तो गए हैं और इससे आगे हमारे पास रेमेडी कौन सी है, इससे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है कि हमने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि जनाब आप उनसे मंगवाएं। उन्होंने बाकायदा, अब कल जब मलिक रियाज ने भी इसकी तरदीद कर दी फेक लिस्ट है, तो फिर तो मुकदमा करना चाहिए। उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैं इसके बारे में रखता हूँ ये इरादा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँ। वो कभी भी नहीं करेंगे, वो कभी भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फिर से जो है ना वो लिस्ट किसी न किसी तरीके से जारी करनी है, उन गुमाश्तों को जारी करनी है उनके। वो अभी उन्होंने एक धमकी लगाई कि जी मैं आपको कहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, और वो इस तरीके की, मतलब आप ये देखें, इस तरह की बात है कि मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा और मैं कौन से मेरे पास राज हैं और मैं वो राज कैसे फाश कर दूंगा, मैं वो राज जो है ना सबको बता दूंगा। और ये मलिक रियाज साहब ने ये धमकी लगाई, और मलिक रियाज साहब की ये धमकी आई भी सही और उनकी ऑडियो लीक आई कि मैं तो ये सबको बता दूंगा। तो भाई आप जब सबको वो सारी चीज़ें बताएंगे तो फिर तो मामला तो वही होगी, है ना, फिर तो वही सूरत हाल है। ये आप इस तरह की धमकी भी लगाएं और फिर उसके बाद जो है ना, मतलब वो ये आप ये भी कहें कि लिस्ट भी मेरी नहीं है, तो फिर अच्छा कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सहाफ़ियों को की लिस्ट इन्होंने अभी जारी की है, और साथ ही उनके जो मालशिया पालशिया और उनके पालतू जो हैं उन्होंने कहा अब लिस्ट जजों की आएगी, जर्नैलों की आएगी, सियासतदानों की आएगी, ये वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये वही सूरत है। जिस दिन मैं किताब खोली मैं तो कई दफा क्या बेटा पाकिस्तानी सदरा आएगा और तुम जानते भी हो आएगा, जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इन्वॉल्व रहा है इन्हां चीज़ां च, अगर मैनू इन्हां खराब करने की कोशिश की तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ पार कर दूंगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया तो नहीं, मैं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मैंने नुकसान पहुंचा रहे मैं हूँ तक मुल्क के नाल मुल्क पाकिस्तान में तरक्की करना। अगर ना मैनू कुछ अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने थे ये जाना। जिस दिन मैंने किताब खोली, इस बात में वज़न है कि जिस दिन मैंने किताब खोली उस दिन एक ज़लज़ला आ जाएगा पाकिस्तान में, ये पक्की बात है, ये बात सही है। लेकिन मलिक साहब एक बात है, आपने किताब खोली तो आप कहेंगे कि जनरल कियानी का फ़लाँ मेरा इतने पैसे ले गया, वो उनका भाई इतने ले गया, वो फ़लाँ जज इतने ले गया, वो जर्नैल इतने ले गया। दो बंदों के बारे में मुझे 100% यकीन है, कुछ और के बारे में भी है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो दो बंदे इस वक्त लीड कर रहे हैं, एक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और एक हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब। इनके बारे में आपकी किताब में कुछ भी नहीं होगा,
इनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं कुछ होगा कि जनाब इनको मैंने पैसे दिए, ये इन्होंने पैसे लिए, ये इन्होंने मुझसे, ये इन्होंने करप्शन की, या इनके कोई फ्रंट मैन ने की, या इनका कोई भाई या कोई साला या कोई बहनोई या कोई इनका फ्रंट मैन या इनका कोई दोस्त या कोई बेटा या कोई इनके, या ये बराह रास्त ये वाले। आप कहेंगे कि जस्टिस इफ्तिखार के बेटे को मैंने वो पूरी दुनिया घुमाई और क्या क्या कितने कितने पैसे दिए, जनरल कियानी वाले को, जनरल बाजवा के फलां बंदे को दिए, जनरल फलां को दिए, जनरल फैज़ के इस बंदे को दिए। आप उनका कह सकते हैं, आप इनका नहीं कहेंगे। आप मामला और रोला तो यही है। आपको अगर कहना होता तो आप कब के कह चुके होते। आपको ही पता कि यार अब मैं वो, अगर मैंने जलजिला ले भी आना है और उस जलजिला भी उल्टा पड़ गया, फिर फ़ायदा कोई ना आया, फ़ायदा कोई ना हुआ, तो फिर उनका आप कियानी के बारे में, ये जनरल बाजवा के बारे में बात करें, या जस्टिस इफ्तिखार या कोई और ट्रकों वाली सरकार या कोई किसी और के बारे में, या मौजूदा कोई अगर मुबैना तौर पे है, तो अगर उनके बारे में कहें तो फिर इन पे असर नहीं पड़ना, ना ही आपके केसेस पे असर पड़ना है। आपको अपने केसेस भुगतने होंगे, ये बात मैं आपको बता दूं। और ये जो खान साहब का मैंने कहा है कि तवीज़ उल्टे पड़ गए हैं, ये बिल्कुल तवीज़ उल्टे पड़ गए हैं। खान साहब की गले पड़ गई है ये वीडियो, ये बिल्कुल आप यकीन कीजिए, ये जो खान साहब की जो सूरत हाल है, ये बिल्कुल वो वाली सूरत हाल है कि जिसके बारे में बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इस तरीके की एक सूरत हाल सामने आई है कि जी अब जो पाबंदी हो, पाबंदी लगे ना लगे, लेकिन अनऑफिशियल इनफॉर्मल पाबंदी लगेगी। जेल में भी अब सख्तियाँ होंगी, जेल में पीरियड भी लंबा होगा और खान साहब का, और अब वो वाली सियासत नामुमकिन है, मुज़ाकरात भी नामुमकिन है। अब उनको उन्हीं की ज़बान में अब तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगी हैं। शेर अफजल मरवत भी रोज़ के हिसाब से कह रहा है कि इमरान खान के कहने पे मुझे अलग कर दिया गया है और मुझे कोई परवाह नहीं, ये वो इस तरह के वो ट्वीट कर रहा है। और बहुत सारे और भी बिखरने लग गए हैं, डिफेंसिव पे आ गई है पूरी जमात, और वो बैठ के निजी महफिलों में एक दूसरे से कह रहे हैं कि यार ये क्या फड्डा डाल गया है और ये क्या हमारे गले में हर वक्त पर। ये वही वाली बात है जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब कोई न कोई पुट्ठी मार जाते थे ना, तो वो बाकी सारे MKM को, पूरे बंदों को बैठ के टीवी पर उनकी वजाहतें देनी पड़ती थी। ये खान साहब भी वही पुट्ठी मार जाते हैं और उनके साथ जो चंद लोग हैं, और फिर उसके बाद पूरे डिफेंसिव पे आके उनको वजाहतें देनी पड़ जाती हैं। एक बंदा है, मुझे एक दोस्त हैं, वो यूथिया है, वो कह रहे यार भाई जो है ना ये करवाया गया है, ठीक है ना, ये खुद ट्वीट अगर खान साहब को नहीं पता तो ये करवाया गया है ताकि फिर से इनको हम रगड़ा पिलाएं। अब आप अंदाज़ा तो करें, मैं कहता हूँ यूथियों की, मैं तो कहता हूँ ना अपर चैम्बर खाली होता है। अब तो मुझे शक होने लगा कि यूथियों का अपर चैम्बर ही नहीं है, कि वो खुद करवाया गया है भाई। उनके हत्थे, जिनके हत्थे आपने चढ़ाया हुआ है ट्विटर अकाउंट, उनका पासवर्ड, उनका सब कुछ, वो उनके साथ इसका मतलब है मिल गया है कि उन्होंने इस तरह की ट्वीट कर दी है। पहले तो मैं ये कहता हूँ ना यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, अब तो मुझे शक होने लगा है कि यूथियों का अपर चैम्बर है ही कोई नहीं। खाली या फारिग तो और की बात है ना, अब यूथियों का अपर चैम्बर है ही कोई नहीं। और साथ ही मैं आम तौर पे कहता हूँ कि जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, ये पक्की बात है। जब तक इस सिस्टम में काले भोंड हैं तब तक इस्तेकाम नमाशी, ना सियासी, ना किसी किस्म का माशरती, ना किसी किस्म का भी कोई इस्तेकाम नहीं आएगा। तो बस अब ये देख लें कि बहुत सारे लोग अब इस चीज़ पर मुतफिक हैं कि अब जल्द अज जल्द यूथिया वायरस की वैक्सीन लानी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।